तो हमने क्लासरूम में मेथड ऑफ पार्शियल वेव्स और फेज शिफ्ट कर लिया था, जो हल्का सा मैं इसकी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ जो जो किया था। ये आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हैं इसके, नोट्स को हल्का सा और दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। और एक क्लासरूम में हम कर चुके हैं, इससे पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी जो लास्ट इक्वेशन आएगी उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने रेडियल वेव फंक्शन लगा दिया था, इसमें रेडियल पार्ट लगा दिया था यहाँ पे, रेडियल वेव फंक्शन। और रेडियल पार्ट को सॉल्व करते करते फिर हमने अनदर इसमें सब्स्टिट्यूशन मान लिया था। ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन लगाई थी हमने, ये हम कर चुके हैं। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन लगाई थी हमने, ये यू इंट्रोड्यूस कर दिया था यहाँ पे, स्मॉल यू। और फाइनली हम रेडियल इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमारी एक जो इक्वेशन आई थी उसमें हमने कह दिया था इसमें स्फेरिकल बेजल्स फंक्शन और न्यूमैन फंक्शंस का कॉम्बिनेशन इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो स्फेरिकल न्यूमैन फंक्शन और बेजल फंक्शन का कॉम्बिनेशन हमने ले लिया था इसमें एज अ सॉल्यूशन। रेडियल वेव फंक्शन का पार्ट ले लिया था। ये IST मैंने ईश्वर सिंह त्यागी की किताब लिख रखी है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसका सेक्शन 10.6 में इन्हें डिफाइन कर रखा है। हम आगे बढ़ गए थे स्फेरिकल बेजल फंक्शंस और स्फेरिकल न्यूमैन फंक्शंस को लेके रेडियल फंक्शन की वैल्यू ये आ गई थी। इसमें कोफिशिएंट आए थे, जो कोफिशिएंट BL और CL माने थे उन्हें भी अगेन हमने उनका एक अनदर फॉर्म ले ली थी इन द टर्म ऑफ A cos थीटा एंड A sin थीटा, इस तरह का ले लिया था। तो फाइनली आपका रेडियल फंक्शन इस फॉर्म का आ गया था। फिर e⁻i⁴ की वैल्यू से इसे कंपेयर कर दिया था, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी थी e⁻i⁴ की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो वैल्यू होती है। यह भी ईश्वर सिंह त्यागी की बुक का इक्वेशन 10.65 में डिफाइन कर रखा है। तो आपका फिर हमने रेडियल पार्ट निकाल के फिर रेडियल पार्ट को हमने वेव फंक्शन में यूज़ कर लिया था, तो आपका वेव फंक्शन ये आ रहा था। और फाइनली हमें सब्स्टिट्यूशन करते करते हम यहाँ पे आ गए थे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पे एफ थीटा की हेल्प से हमने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल लिया था। यहाँ तक हम आ गए थे। तो इक्वेशन नंबर जो 24 है इसकी, ये अब हम आगे यूज़ करेंगे एफ थीटा वाली, ये एफ के थीटा, एफ के थीटा इज इक्वल टू ये इक्वेशन अब हम 24 आगे यूज़ करेंगे ऑप्टिकल थ्योरम में। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ऑप्टिकल थ्योरम में। ये है ऑप्टिकल थ्योरम। ऑप्टिकल थ्योरम बेसिकली क्या है, एक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को रिलेट करती है इमेजिनरी पार्ट को, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के इमेजिनरी पार्ट को रिलेट करती है। ये थ्योरम बताती है कि किस तरह से टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को जीरो एंगल पे स्कैटर्ड वेव के स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से कोरिलेट किया जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन बताती है कि हाउ दिस सिग्मा ऑफ टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैन बी कोरिलेटेड विद F0। एफ थीटा होता है F0, तो इसमें आता है 4π/k आ जाता है, सॉरी 4π/k F0। तो किस तरह से जीरो एंगल पे जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा यानी कि F0, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो होगा F0, उससे हम किस तरह से टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं, ये थ्योरम इसके बारे में बताती है।
ये एक तरह से स्कैटरिंग थ्योरी की एक जनरल थ्योरम है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो वही 24 इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, जो मैंने आपको दिखाई थी कि हम 24 नंबर की इक्वेशन आगे यूज़ करेंगे। अभी मैंने इसमें आपको वीडियो दिखा दिया था। तो 24 नंबर की इक्वेशन नंबर 1 बना दिया मैंने दोबारा से लिख के, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया ऐसे। ये इक्वेशन हो गई। ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड दिखाती है 24 की इक्वेशन। ये जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, आपको दिख रहा है ई टू पावर आई डेल एल क्या आ रहा है इसमें, ई टू पावर आई डेल एल क्या आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो गई। ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए लेना है, क्योंकि अभी मैंने बताया था एफ जीरो बताया था आपको। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जो पी एल कॉस थीटा होगा, लीजेंडर फंक्शन पी एल कॉस थीटा, पी एल कॉस जीरो यानी पी एल वन, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए ये वाली इक्वेशन जो एफ जीरो चेंज हो जाएगी, वो किस में चेंज हो जाएगी। अभी मैं जरा फ्लाइट मोड पे लगा दूं, ऐसे नहीं तो मैसेज आते रहेंगे। थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए, थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए ये जो ऊपर एफ थीटा था वो ये चेंज हो जाएगा, पी एल कॉस थीटा की जगह पे 1 रख दिया उनका। अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन और क्या, ई टू पावर आई डेल्टा एल के जो है ये ई टू पावर आई थीटा की फॉर्म में, इसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में रख दिया। अब इमेजिनरी पार्ट देख लें, एफ जीरो का क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, आई के साथ आई इंटू दिस मच कोफिशिएंट, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जीरो ये आ गया। लेकिन हमें पता है जो इक्वेशन 25 थी उसमें जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आया था ये आया था 25 के हिसाब से टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये डिफाइंड था। और हमारे क्या निकाला, हमने निकाला इमेजिनरी एफ जीरो निकाला ये। तो आपको देखो काफ़ी सारी समानता दिख रही होगी इसमें। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये राइट साइड वाला, इसे थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 के बाहर ले लिया और 1 ये सब अंदर ले लिया। और यही क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है, ये वाली वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4। तो हमने लिख दिया सिग्मा इज इक्वल टू 4 के एफ नॉट एफ जीरो। यही एक जनरलाइजेशन है और स्कैटरिंग का, और यही ऑप्टिकल थ्योरम कहलाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से, एफ जीरो मीन्स फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को, फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से रिलेट कर रहा है। दूसरा जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसमें भी थीटा की वैल्यू जीरो ही होती है, क्योंकि एब्जॉर्व हो जाती है सीधी सीधी वेव, तो थीटा जीरो है। एब्जॉर्प्शन माने नो स्कैटरिंग, थीटा जीरो, तो थीटा जीरो होती है। कहाँ चला गया, गलती दबा गया, चलो दोबारा आते हैं थोड़ा सा। हाँ यार, तो इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए भी क्या होता है, थीटा जीरो होता है। इसलिए क्योंकि थीटा जीरो का पूरा एम्पलीट्यूड हमने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एम्पलीट्यूड लिया है थीटा इक्वल टू जीरो के लिए, इसका मतलब इसमें फॉरवर्ड स्कैटरिंग प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों इंक्लूडेड है। तो हमारा फॉरवर्ड स्कैटरिंग प्लस एब्जॉर्प्शन, दोनों इंक्लूडेड रहेंगे इसमें। तो ये है ऑप्टिकल थ्योरम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, में पढ़ा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड कब होगा, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन होती है वैलिडिटी की कि जब स्कैटर्ड वेव फंक्शन मच स्मॉलर होगा इंसिडेंट वेव फंक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ, स्कैटर्ड वेव फंक्शन किसे रिप्रेजेंट करता है, स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है।
यानी स्कैटर्ड वेव का एम्पलीट्यूड जब इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड से बहुत कम होगा तब बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि टोटल वेव फंक्शन जो होगा इंसिडेंट वेव फंक्शन से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि स्कैटर्ड तो बहुत छोटा है और टोटल वेव फंक्शन होता है इंसिडेंट वेव फंक्शन प्लस स्कैटर्ड वेव फंक्शन। तो टोटल वेव फंक्शन आप ले सकते हैं साई इज इक्वल टू साई आई इंसिडेंट प्लस साई एस स्कैटर्ड, और साई एस जो है साई आई से बहुत छोटा है, साई एस इज वेरी मच लेस देन साई आई। तो अप्रोक्सीमेटली हम टोटल वेव फंक्शन साई को साई एस साई आई के बराबर ले सकते हैं, ये कहने का मतलब है। अगर साई एस अभी मैंने दिया, ये स्कैटर्ड वेव फंक्शन हो गया या इंसिडेंट वेव फंक्शन हो गया, और हमें पता है पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में हम बता भी चुके हैं कि इंसिडेंट वेव फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं e⁻i k.r में की फॉर्म में, और स्कैटर्ड वेव फंक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई एस e⁻i⁻r डिवाइडेड बाई r इंटू एफ थीटा, इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। यहाँ आर लिया जाता है एक तरह से यूनिट सेम करने के लिए, क्योंकि इसी टोटल वेव फंक्शन में साई आई प्लस साई एस करना होता है। दूसरी बात क्या है, इंसिडेंट वेव फंक्शन का अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो e⁻i क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ e⁻i थीटा इज 1। ये कारण भी दे रखा है यहाँ पे, e⁻i थीटा इंटू e⁻i थीटा इज इक्वल टू e⁻0 इज इक्वल टू 1। कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसका एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। यहाँ पे एफ थीटा भी डिफाइन कर रखा था आपने क्वांटम थ्योरी ऑफ जब स्कैटरिंग पढ़ाई थी, तो आपको डिफाइन कर दिया था कि एफ थीटा यहाँ पे ये होगा। तो स्कैटर्ड वेव फंक्शन क्या हो गया, स्कैटर्ड वेव फंक्शन ये हो गया। कैसे, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, ये रहा, ये स्कैटर्ड वेव फंक्शन e⁻i थीटा एफ थीटा की वैल्यू ये है एफ थीटा फाइव की, यहाँ रख दी तो साई ऐसे हो गया। यहाँ जो के प्राइम माइनस के इसे यहाँ के ले लिया, तो यहाँ पे के लिख दिया, ये रखे, ये के प्राइम माइनस के लिख दिया यहाँ पे। वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, जब स्कैटर्ड वेव फंक्शन इंसिडेंट वेव फंक्शन से बहुत कम होता है, ये जो कंडीशन होती है तब वैलिड होगा। और आपको अभी ऊपर दिखाया था इंसिडेंट वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या था, 1। इस मीन्स स्कैटर्ड वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 से काफ़ी कम हो। ये उन रीजन्स में भी स्मॉल होगा जहाँ पे वी आर की वैल्यू लार्ज है। वी आर माने एक तरह से पोटेंशियल विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग। तो जहाँ पे वी आर लार्ज होगा वहाँ पे भी साई एस स्मॉल होना चाहिए, साई एस इज स्मॉल एवरीवेयर। तो साई एस इवन एट आर इक्वल टू 0 साई एस इज वेरी मच लेस देन 1। आर इक्वल टू 0 मीन्स स्कैटरिंग सेंटर से दूरी, आर इक्वल टू 0 मीन्स ये स्कैटरिंग सेंटर है, सपोज ये स्कैटर्ड कर रहा है तो इससे दूरी आर इक्वल टू 0, यानी बिल्कुल स्कैटरिंग सेंटर पे। यहाँ पे आर इक्वल टू 0 होगा स्कैटरिंग सेंटर पे, जहाँ से स्कैटर्ड हो रही है वेव आ रही है, स्कैटर्ड हो रही है, ये मान लिया ये वेव आ रही है यहाँ पे स्कैटर्ड हो रही है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू 0 ऐसे, ये वाली आर इक्वल टू 0 है, इससे इसका दूरी क्या है आर इक्वल टू 0, या सीधी निकल जाएगी आर इक्वल टू 0 सीधी निकल जाएगी या मुड़ सकती है, जैसा भी होगा जो भी कंडीशन हो। तो स्कैटरिंग सेंटर से आर इक्वल टू 0 पे भी स्कैटर्ड वेव फंक्शन की वैल्यू 1 से काफ़ी कम होगी। इट मीन्स 1 से कम होगी मीन्स साई एस आप ऊपर निकाल चुके हैं, साई एस क्या थी, ये है साई एस, ये साई एस है, तो ये वाली वैल्यू ये 1 से क्या होगी, काफ़ी कम होगी। यहाँ पे हमने थोड़ी सी टर्म बढ़ा दिया, इंटीग्रेशन है तो आपको 3 दिख रहे होंगे, और एक बढ़ा दिया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, इस तरह का बढ़ा दिया कुछ, ये 2 चीज़ कर दी। ऊपर देखिए दोबारा दिखाते हैं आपको, ये था यहाँ पे
इसमें देखिए डी आर जो है, ये डी आर, ये इनफैक्ट स्पेस के अराउंड इंटीग्रेशन है। स्पेस के अराउंड इंटीग्रेशन को हमने वन इंटीग्रेशन साइन से दिखा रखा है, यहाँ पे वन इंटीग्रेशन साइन बना रखा है। अदरवाइज इट इज अ 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो एक इंटीग्रेशन होगा आर के रेस्पेक्ट में, एक होगा इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में, एक इंटीग्रेशन होगा फाई के रेस्पेक्ट में। और डी आर इनफैक्ट ये स्पेस दिखा रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस, तो ये होगा आर स्क्वायर। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे डी आर जो है इनफैक्ट वेक्टर साइन है ना, वेक्टर साइन बना हुआ है, देखो वेक्टर बना हुआ है यहाँ पे, गोला मैंने बना दिया, वेक्टर साइन है ऊपर, मैं कहीं लाइन खींचा हूँ उसमें वेक्टर, तो वेक्टर जो होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये वैल्यू होती है इसकी, अगर डी आर वैक्टर स्पेस है तो ये वैल्यू, यही वैल्यू हमने यहाँ रख दी है 3 डायमेंशनल स्पेस में, ये आ गई है, ये आ गई यहाँ पे, विच शुड बी लेस देन 1। ये किसकी कंडीशन है? बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन कंडीशन है। यह हमने क्या एज्यूम किया है, यह हमने एज्यूम किया है कि वी आर जो है, यह हमने एज्यूम किया है वी आर स्फेरिकल सिमेट्रिक है, कि ये पोलर एक्सिस थी, इवन इन दिस रीजन विच इज मोर विच इज वेरी मच अफेक्टेड। ये रीजन कौन सा है जिसमें वी आर इनफैक्ट काम कर रहा है। स्कैटरिंग पोटेंशियल वर्क्स ओनली इन दिस रीजन 0 to r to a, 0 to a, वेयर द वैल्यू ऑफ r वेरीज फ्रॉम 0 to a, यानी शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है। तो वी आर जो है इसी रीजन में काम कर रहा है। वहाँ पे भी क्या है, स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड जो है लेस है एज कम्पेयर टू द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। तो आगे बढ़ते हैं, के डॉट आर इजकल टू के आर कॉस थीटा आ जाएगा। तो 0 to पाई, वो इंटीग्रेशन जो 3 पार्ट में इंटीग्रेशन था वही आ रहा है, देखो यहाँ पे जो 3 पार्ट में इंटीग्रेशन था ना, ये 3 पार्ट में इंटीग्रेशन था, ई टू पावर आई इंटू ये आर स्क्वायर। एक यहाँ पे हम डी आर लगाना भूल गए क्या, हाँ डी आर लगाना भूल गए, इसमें डी आर भी आएगा, या डी आर लगाना भूल गए, कहीं लगाया तो नहीं है डी आर। यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, वी आर आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थे डी फाई, हाँ डी आर लगाना भूल गए, यहाँ पे डी आर और लगा लीजिए, या डी आर और आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी इंटीग्रेशन को हम दोबारा लिख रहे हैं। यहाँ पे 3 पार्ट थे, एक तो पार्ट था थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में ई क्यू पावर के आर ई टू पावर के आर साइन थीटा डी थीटा। कौन सा पार्ट है ये, देखो दोबारा दिखाते हैं, ये है ई टू पावर आई, ये पहला वाला के डॉट आर साइन थीटा डी थीटा, ये रहा ये वाला पार्ट, ये ले लिया हमने नीचे, ये साइन थीटा का हो गया। फाई का क्या हो जाएगा, फाई का हो जाएगा 0 to 2 पाई, फाई वाला पार्ट हो जाएगा 0 to 2 पाई डी फाई, बाकी बच जाएगा आर वाला। ये थीटा वाला था जो गोले लगा रहा हूँ मैं, ये थीटा वाला पार्ट था, तो बाकी आर का बच जाएगा। तो 3 पार्ट में इंटीग्रेशन हो गया, पहला पार्ट हो गया ये, इसे लिख दिया ई टू पावर, सब्स्टिट्यूशन वाई इक्वल टू कॉस थीटा मान लिया, तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व होकर ये आ जाएगा। और 0 to 2 पाई डी फाई वाला की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या आ गया, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ये आ गया, आर का आर ही रन दिया, ये रहा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू आर, आर वाली टर्म्स ऐसी रन दी। ये तो कंडीशन क्या है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की, कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है दिस शुड बी लेस देन 1, और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या आ गया, ये आ गया आपका, दिस शुड बी लेस देन 1। नियर स्कैटरिंग सेंटर, नियर स्कैटरिंग सेंटर, स्कैटरिंग सेंटर क्या है, जो बीच में जो स्कैटर कर रहा है चीज़ को, ये स्कैटरिंग सेंटर, यहाँ से वेव आ रही है, यहाँ वेव आ रही है, यहाँ से एम्पलीट्यूड आ रहा है कुछ वेव का, ये स्कैटर्ड हो रहा है इससे, ऐसे 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 जैसे स्कैटर हो रहा है, तो ये स्कैटरिंग सेंटर है। तो इस स्कैटरिंग सेंटर के पास जो कैपिटल के और स्मॉल के होगा, यानी स्कैटर्ड और इंसिडेंट वेव्स, इनका प्रोपेगेशन वेक्टर इक्वल होगा। इसका कारण क्या है इक्वल होने का, वो मैं ऊपर दोबारा दिखाता हूँ आपको, देखो कहाँ लिखा था मैंने, के आर और के, ये रहा, ये लिखा था के इज इक्वल टू दिस,
कैपिटल के इक्वल टू स्मॉल के माइनस के प्राइम नीचे आते हैं। मैंने लिखा है नियर स्कैटरिंग सेंटर के एंड के आर इक्वल, क्या था के इज इक्वल टू क्या था, के माइनस के प्राइम। ये है इंसिडेंट वेव को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये स्कैटर्ड वेव को कर रहा है। तो क्योंकि इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है किससे, स्कैटर्ड वेव से, यानी स्कैटर्ड वेव का जो साई एस था दैट इज़ वेरी मच लेस देन साई आई। तो ये साई एस वाला पार्ट को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू के माइनस के प्राइम ऑलमोस्ट इक्वल टू के, ये लिख सकते हैं। यही यहाँ पे मान लिया आपने हमने, और हमने लिख दिया कि दिस इज शुड बी लेस देन 1। ये बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन है, वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे के टॉपिक्स। इसे मैं यहीं क्लोज करता हूँ लेक्चर को।